वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 8th ऑफ जनवरी 2023। तो गाइज आज है तारीख 8 जनवरी 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। आज मैंने सोचा था आज संडे है, ज़्यादा आर्टिकल नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ आर्टिकल निकल कर आए हैं जो कि रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। जैसे सबसे पहला आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। इस आर्टिकल में क्या बात की जा रही है? रूट ब्रिज के बारे में। रूट ब्रिज ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगातार यहाँ पे चर्चा में बना हुआ रहता है। रूट ब्रिज क्या है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, मेघालय के अंदर में क्या हो रहा है, एक गांव है, वहाँ पर बहुत सारे आपको रूट ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। रूट ब्रिजेस यानी कि जो पेड़ की जड़ होती है ना, उससे पुल बनाए गए हैं, पुल। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो इस ट्रेडिशन को, क्योंकि ये बहुत, इसका इतिहास बहुत पुराना है जब ये पुल बनाए गए हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं कहीं पर इसके बारे में मेंशन भी नहीं कि इतिहास कब का है, कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो इसके इस जड़ से जब पुल बनाया जाता है, इसको आगे कंटिन्यू किया जा रहा है वहाँ के फार्मर्स के थ्रू। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो मेघालय के अंदर खासकर आपको इस प्रकार के सबसे ज़्यादा पुल देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे होंगे ना, एक तो यहाँ पर ये पुल है, इसके बराबर में जैसे मान लो एक नीचे नदी जा रही है, नदी के ऊपर से मान लो यहाँ पर एक पेड़ है, इधर एक पेड़ है, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें यहाँ पर इस प्रकार से लाकर बांध दी जाती हैं आपस में जड़ों का इस्तेमाल करके बहुत मजबूती से ये पुल बनाया जाता है, और इसको हम लोग लाइव ब्रिज पुल बोलते हैं। ठीक है, लाइव रूट पुल, क्योंकि यहाँ पर ये जड़ें हैं और ये जड़ें ग्रो करती रहती हैं, तो ये पुल और मजबूत होता रहता है, समय के साथ साथ मजबूत होता रहता है और लंबे समय तक जीवित रह सकता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 150 साल तक यहाँ पर जो ये पुल है जीवित रह सकता है, क्योंकि पेड़ की जड़ें यहाँ पर बढ़ती रहती हैं, उस पुल को मजबूत बनाती रहती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो नज़र आती है मेघालय के अंदर में। इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा जो है चर्चा में है। अभी क्या है ना, इतनी सी बात पढ़ना काम में, मतलब इतनी सी बात पढ़कर एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन कोई आता है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें पढ़नी होंगी, कुछ फैक्ट्स यहाँ पर इस पुल को लेकर है, वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कर लेना। इसको हम लोग लाइव रूट ब्रिजेस भी बोलते हैं, मतलब एक जिंदा ब्रिज है, एक जिंदा पुल है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, मजबूत होता चले जाता है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ हैं वो भी समय के साथ बढ़ती रहती हैं, जैसा यहाँ पर आपको पता होगा। अब हम लोग जब बात करते हैं लाइव रूट ब्रिजेस के बारे में ना, तो आप देखोगे ये इसमें होता क्या है कि जो पेड़ की जड़ें हैं उनको आपस में लपेट कर, बुन कर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से पुल बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसमें कौन सी पेड़ की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, आपसे डायरेक्ट सवाल बन सकता है। इसमें रबर ट्रीज़ का, खासकर जो भारत के रबर ट्रीज़ हैं, है ना, ऐसे ट्रीज़ जिसको हम लोग रबर ट्री बोल रहे हैं। अब इसका साइंटिफिक नेम मैं आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके, उसकी जड़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन ब्रिजेस को बनाया जा रहा है। और मेघालय के अंदर एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं वहाँ पर इन ब्रिजेस को देखने के लिए भी। इन ब्रिजेस को हम लोग लोकली क्या बोलते हैं, जिंग केंग क्री। ठीक है ना, जिंग केंग क्री यहाँ पर बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए जिंग केंग क्री क्या है, तो बता देना एक लाइव रूट ब्रिज है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इस ब्रिज के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रबर ट्री होता है ना, उससे यहाँ पर यह पुल को बनाया जाता है, लेकिन उस रबर ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, वो ध्यान रखना। साइंटिफिक नेम है फिकस इलास्टिका ट्रीज। क्या? फिकस इलास्टिका ट्रीज यहाँ पर इसका एक साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रूट ब्रिजेस है ना, ये बहुत लंबे लंबे ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन ब्रिजेस को थोड़ा सेटल, इनकी जो जड़ें हैं उनको सेटल करते हुए चलते हैं, और ये ब्रिज अपनी परफेक्ट शेप में लगभग 10 से 15 साल में आता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जड़ें, पेड़ की जड़ें बढ़ती रहती हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो 10 से 15 साल बाद यहाँ अपने प्रॉपर शेप में आता है। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 150 साल तक, मैंने तो 150 साल कम बता दिया था। कई सारी रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया गया है कि जो ये जड़ है ना, ये जड़ें 500 साल तक जिंदा रह सकती हैं, और उससे भी ज़्यादा सालों तक जिंदा रह सकती हैं। तो ये पुल 500 सालों तक जीवित रह सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। हालांकि कुछ जड़ें सड़ जाती हैं। जड़ें कौन सी सड़ती हैं? जो बेसिकली पानी के अंदर डूबी रहें, है ना। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो कि पानी के अंदर डूब जाती हैं, पानी के अंदर हैं वो लंबे समय तक, तो उसकी वजह से वो सड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो यहाँ पर नॉर्मल है वो ग्रो करती रहती हैं और लंबी होती रहती हैं, मजबूत होती रहती हैं, मोटी होती रहती हैं, जो कि पुल को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनको हम लोग कनेक्टर्स भी बोलते हैं। कनेक्टर्स मतलब इनको जोड़कर हम लोगों ने क्या कर रखा है, ब्रिज को बना रखा है। मान लो कोई नदी है नीचे, है ना, कोई यहाँ पर फुवारा जा रहा है, कोई नदी जा रही है, स्ट्रीम जा रही है, तो यहाँ पर पेड़ है एक और यहाँ पर पेड़ है। इन दोनों की जड़ों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जड़ों का इस्तेमाल करके इस नदी के ऊपर से इस प्रकार से जो ये ब्रिज है वो बना सकते हैं। वही मेघालय के अंदर किया गया है। जो आपने अभी इस वाले पिक्चर के अंदर पुल देखा है ना, ये बेसिकली सीज गांव का है। मेघालय के अंदर सीज एक गांव है, वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है ओमकार नदी। ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम है, ओमकार नदी। तो वो जो नदी है ना, इसी के ऊपर ये जो पुल है ये बनाया गया है, जिसको हम लोग रूट ब्रिज बोल रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में अभी ना
दुनिया के टॉप 2 ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि हैं तो रोड ब्रिज लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लोग घूमने आते हैं वहाँ पर उन ब्रिजेस को देखने के लिए। और वो टॉप 2 ब्रिजेस कौन कौन से हैं? देखो, वो यहाँ पर एक तो देखने को मिलेगा रिवाई रूट ब्रिज जो कि शिलोंग में है, दूसरा है उमशांग डबल डेकर ब्रिज जो कि चेरापूंजी में मेघालय में है, ठीक है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये 2 टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर, ये 2 ब्रिज ऐसे हैं ना जो कि दुनिया भर में काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं ये रूट ब्रिज ही, इसको घूमने के लिए कई सारे लोग आते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। बाकी अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लिविंग रूट ब्रिजेस पाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी ध्यान में रखना, आपसे सवाल बन सकता है। लिविंग रूट ब्रिजेस सबसे बड़ा अट्रैक्शन है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। नॉर्थ ईस्ट रीजन आप समझ रहे हो ना, जहाँ पे 8 स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल इंडिया का थोड़ा सा ईस्टर्न साइड वाला हिस्सा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी हमारे स्टेट्स हैं जैसे असम, मेघालय है ना, मणिपुर, मिजोरम, ये जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन ना ये रूट ब्रिजेस ही है। और खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी अगर हम बात करें तो मेघालय के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हो गए, है ना, वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट हो गया, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस प्रकार के रूट ब्रिजेस आपको देखने को मिलेंगे। इन रूट ब्रिजेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर इनका जो नेचर है ना वो इलास्टिक होता है, मतलब ये थोड़ा सा खींच सकते हैं, है ना, तो इस प्रकार का यहाँ पर इनका नेचर देखने को मिलेगा। आपस में हम इनको जोड़ सकते हैं, लपेट कर यहाँ पर इनको और मजबूत बना सकते हैं, ये इसकी खास बात है। दूसरा, यहाँ पर ये जो ट्रीज़ हैं ये बेसिकली कोई रफ़ एरियाज़ है ना, कोई रफ़ एरिया है या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कोई ऐसी टफ सी मिट्टी है, ठोस मिट्टी है, तो उसमें भी यहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, इन रूट ब्रिजेस के माध्यम से हम ये देखते हैं कि लोगों का जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ में वो कितना ज़्यादा बेहतर है ना, लोग यहाँ पर नेचर का किस प्रकार से खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आती है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर कैपेसिटी ये है कि ये पुल इतना मजबूत होता है कि 50 लोगों को एक बार में होल्ड करके रख सकता है, ठीक है ना, 50 लोग यहाँ पर चढ़ सकते हैं इस पुल के ऊपर, ये टिका रहेगा। और इसकी उम्र, मतलब उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं है, उम्र जैसे जैसे यहाँ पर ये बढ़ता रहेगा, नॉर्मल पुल होते क्या है वो कमज़ोर होते चले जाते हैं, ये पुल समय के साथ मजबूत होता चला जाता है क्योंकि ये जीवित है, इसकी जड़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक खास बात, एक यूनिक सी चीज़ इस पुल के बारे में देखने को मिलती है, ठीक है। कौन कौन से एरियाज में पाए जाते हैं, कौन से ट्री से बनते हैं, साइंटिफिक नेम, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता रखे हैं, एक लाइन में कुछ 1-2 फैक्ट्स यहाँ पर की वर्ड्स के अंदर नोट करके रख लेना, ठीक है। आगे आते हैं, अगर नोट नहीं करना चाहते हो तो PDF आपके पास में है ही, यहाँ से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अचानक से याद आ गया, मैं इस पेड़ की फ़ोटो भी लेकर आया था, मैं आपको ये पेड़ की फ़ोटो दिखाता हूँ। जिस रबर ट्री की हम बात कर रहे हैं ना, फीकस के बारे में, तो वो ट्री ये वाला है। इसकी आप जड़ें देखो किस प्रकार से लंबी लंबी लटक रही हैं, ठीक है। इन्हीं का यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस पुल को बनाने के लिए, आप यहाँ पर देख पाते होंगे, ठीक है ना। और यही जो है ना लंबी और ग्रो होती रहती हैं और मजबूत होती रहती हैं, ठीक है, जो कि पुल को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, ठीक है। ये पेड़ आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है ना। दोस्तों अगले आर्टिकल पर आते हैं। आपने थंबनेल देखा होगा कि बाहर का कुछ खाने से पहले एक सावधानी यहाँ पर आपको परखनी है। सावधानी क्या परखनी है मैं आपको बता रहा हूँ लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से। केरला के अंदर क्या हो रहा है कि फूड सेफ्टी को लेकर एक टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रिसेंटली यहाँ पर 2 बच्चों की मृत्यु हुई है केरला के अंदर में, क्योंकि उन्होंने बाहर का खाना खाया था, उसकी वजह से ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे ऐसे कई सारे केस निकल कर आए। लगभग एक फैमिली के 3 लोग और ज़्यादा बीमार पड़ चुके हैं केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर शवरमा खाया था बाहर से, शवरमा खाने के बाद में वहाँ पे वो बीमार पड़ गए, ऐसा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला। फिर उसके बाद में आप देखोगे जितनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर 19 ईयर ओल्ड एक बच्ची है, उसकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है और पता चलता है कि हाँ उसने भी रेस्टोरेंट का खाना खाया था और उसकी वजह से यहाँ पर उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। देन यहाँ पे क्या होता है कि केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, इन्होंने वहाँ की फूड सेफ्टी कमिश्नर को डायरेक्ट किया है। क्या डायरेक्ट किया है कि भैया देखो आपको इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करना होगा, आखिरकार हो क्या रहा है, हमें फूड सेफ्टी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन मांगती है, इसकी एक तहकीकात होनी चाहिए, ये बताया गया है। क्योंकि फूड पॉइजनिंग के लगातार इंसिडेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर ये क्या कर रहा है, केरला के अंदर फूड सेफ्टी को लेकर एक प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पे लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलानी होगी थोड़ा सा बाहर के खाने को लेकर यहाँ पर ये जागरूकता होनी चाहिए कि आप थोड़ा परख कर खाएं उसको, है ना, जिससे आपको कोई नुकसान ना झेलना पड़े। तो वो चीज़ यहाँ पे केरला के अंदर अभी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो डाइट वगैरह है ना वो पूरा चेंज हो चुका है समय के साथ में। आप देखोगे कि ये हो चुका है जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग जंक फूड को मतलब फेवरेट होगा
एक आध दिन छोड़कर भी खा रहे होंगे, लेकिन देखो जंक फूड आपको मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर 1.5-2 हफ्ते में एक बार खा लिया। लेकिन रोज़ाना के बेसिस पर यहाँ पर जो खा रहे हैं ना कहीं उनके शरीर के लिए वो बहुत घातक साबित हो सकता है। और मैं आपको ये केस बता रहा हूँ कुछ जो कि अभी न्यूज़ में है, इससे पहले मैंने कई केस और डिस्कस कर चुका हूँ आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में। याद होगा कि एक बिरयानी वाला जो केस निकल कर आया था, और न केवल केरला के अंदर में आंध्र प्रदेश का केस हमने डिस्कस किया था, ऐसे कई और केसेस स्टेट्स के हमने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर मेंशन किया करता हूँ मैं इसके बारे में। अपनी डाइट को लेकर बिल्कुल भी केयरलेस ना बने और उन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तो भी आपका दिमाग हेल्दी रहेगा, तभी आप सारे काम कर पाओगे। और हेल्दी कैसे बनोगे? जब आपकी एक डाइट हेल्दी रहेगी। जंक फूड का कंजम्पशन ख़त्म कर दो और चिकनाई वगैरह ख़त्म कर दो। एक प्रॉपर जो रॉ फूड है ना, कम से कम रॉ फूड को यहाँ पर थोड़ा सा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। जैसे स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा और मतलब आप कह सकते हो कि बेटर हेल्थ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब हम घर का यूज़ करके खा सकते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का यूज़ किया जाए। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये इस आर्टिकल मेंशन किया गया है, लेकिन अब इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। चलो मैं आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है ना, जब खाना ही इंसान के लिए जहर बन जाए। देखो खाना क्या है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी नीड है। हम लोग रोज़ाना काम कर पाते हैं, इतनी एनर्जी रह पाती है, वो सब कुछ हमें फूड से ही मिलता है, ये जनरल सी बात है। लेकिन फूड पॉइजनिंग होती कैसे? फूड पॉइजनिंग होने के पीछे 3 मेजर कारण हैं। एक तो यहाँ पर बैक्टीरिया, उसके बाद में वायरसेस, उसके बाद में पैरासाइट्स। ये 3 चीज़ें जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होती है। बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे साल्मोनेला। साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है ना, एक सबसे बड़ा कारण है फूड पॉइजनिंग का। ठीक है, इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जाती है। इसी प्रकार से वायरस की बात करें तो वायरस में आप कह सकते हो, आपने सुना होगा नोरो वायरस के बारे में। एक होता है नोरो वायरस, उसके बाद एक होता है सेपो वायरस और एक होता है रोटा वायरस। ये 3 प्रकार के वायरसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा हैं। हालांकि वायरस की वजह से फूड पॉइजनिंग होना बहुत कम से देखने को मिलता है, लेकिन जब भी होती है तो ये जान लेकर ही जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सीरियस कंडीशन कहलाता है। फिर पैरासाइट्स में भी आप देखोगे, अगेन जो पैरासाइट है ये भी बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें भी जो टॉक्सोप्लाज्मा होता है, क्या? TOXOPLASMA, टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है फूड पॉइजनिंग का। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो फूड है ना, अगर यहाँ पर बैक्टीरिया उस पर लगा हुआ या इस प्रकार के वायरस हैं या फिर जो पैरासाइट्स हैं, तो ये अगर इंसान खा ले तो उसके चक्कर में उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आज के समय पर आप देखोगे काफ़ी सारा कच्चा खाना मिलता है। कुछ ऐसा खाना मिलता है कि भैया बिल्कुल रेडी है, उसको एकदम कुक कर लिया जाए, तुरंत बना लिया जाए। ऐसे वाले जो सामान है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। ऐसा खुद यहाँ पर हमारा जो खासकर फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो बता चुका है कि जो खाने ऐसे हैं जो कि रेडी टू कुक हैं, बिल्कुल तैयार हैं, एकदम खोला डाला बना लिया, तो बेसिकली यहाँ पर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आपके पास में खाना है, जैसे अगर हम लोग घर पे कुछ बना रहे हैं अपना, उसको अच्छे से धोकर उसको वॉश करके बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। उसको वॉश करने के बाद में जो भी उसके ऊपर बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आगे आते हैं उसके बाद। अब फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या होते हैं? कई सारे लक्षण होते हैं। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो उसके शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाएगी, सर में दर्द रहेगा हमेशा, उल्टी आने लगेगी, डायरिया हो जाएगा, है ना। उसके बाद में बुखार हल्का हल्का रहेगा, भूख आगे लगेगी ही नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर लक्षण है। तो आप सोच रहे होंगे क्या कोई इसका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, कोई इसका उपाय वगैरह? उपाय यहाँ पर यह है कि अगर कोई फूड पॉइजनिंग से सफ़र कर रहा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा अपना लिक्विड कंजम्पशन बढ़ाना होगा। आप लिक्विड कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो खत्म हो जाती हैं, एनर्जी वगैरह सब कुछ डाउन हो चुकी है। तो आपको लिक्विड्स थोड़े से यहाँ पर लिक्विड इंटेक को इंक्रीज़ करना होगा। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे यहाँ पर जैसे कुछ फूड आइटम, जैसे कि आपका टोस्ट हो गया या राइस हो गया या बनाना हो गया, थोड़ा हल्का खाना खा के भी यहाँ पर जो फूड पॉइजनिंग है उसको थोड़ा सा हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो फूड पॉइजनिंग क्या है, इसके पीछे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स कौन कौन से नाम जो मैंने बताएं वो उनका ध्यान रखना। तो कहोगे सर हमने ना, फ्रंट पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है, तो एक रिपीटेटिव आर्टिकल है, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीट करने से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हुआ क्या है कि जो हमारी गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर, इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी एक और 6 महीने मांग लिए हैं इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, आगे लागू करने के लिए। तो इसको और ज़्यादा आगे के लिए बढ़ा दिया है। आपको पता होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली जो ये पास है, ये कर दिया गया था 2019 में। 2019 में इसको पास कर दिया गया, लेकिन इसको लागू करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर कई सारा समय यहाँ पर मांगा गया है होम मिनिस्ट्री के थ्रू।
और आप कह सकते हो ये 7वीं बार इस प्रकार से एक्सटेंशन मांगा गया है, 7वीं बार यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करने के लिए 7वीं बार थोड़ा सा टाइम मांगा गया है, 6 महीने का, ऐसा यहाँ पर बात बोली गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना है। बस न्यूज़ इतनी है। न्यूज़ क्या है? दिस इज द 7th सच एक्सटेंशन सॉट बाय द मिनिस्ट्री टू फ्रॉम द रूल्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन आएगा? एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछा जाएगा आपसे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, क्योंकि जब तक आपको ये एक्ट पता ही नहीं होगा तब तक इस आर्टिकल को पढ़ने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में बताता हूँ ताकि इसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर हो जाए। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, इन्होंने यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया था 2019 के अंदर में। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ देश भर में, काफ़ी सारा विरोध यहाँ पर देखने को मिला है इस एक्ट का। तो इसको लागू करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करने के लिए लगातार यहाँ पर आप कह सकते हो आगे इसको बढ़ाते चले गए और अब 2023 के अंदर भी 6 महीने का और समय मांग लिया है। तो आने वाले 6 महीने तक यहाँ पर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न्यूज़ में नहीं रहने वाला, 6 महीने बाद ये वापस से न्यूज़ में आएगा। तो हुआ क्या, हम समझते हैं कि आखिरकार ये CAA है क्या। इस अमेंडमेंट एक्ट का मकसद क्या है? देखो, इसका मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग सिटीजनशिप यानी नागरिकता दें किन लोगों को? ऐसे लोगों को, ध्यान रखना, हम नागरिकता दें किन लोगों को? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। तो यहाँ पर ये जो रिलीजन कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, अगर ये लोग, कोई लोग अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर इन 3 देशों से ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ इंडिया की नागरिकता लेती हैं तो बेसिकली इनको ये नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ को छोड़कर बाकी सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका मकसद है कि बुद्धिस्ट, जैन, सिख, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ जो कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं उनको नागरिकता देना, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इसको 2019 में 12 दिसंबर को यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया था। बात समझ में आ रही है? आगे आते हैं। अब हुआ क्या, इसके चक्कर में जो प्रोटेस्ट है वो पूरे देश भर में यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ यहाँ पर क्या है? पहला इशू यहाँ पर ये बोला जा रहा है सभी लोग के थ्रू कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, यानी कि मुस्लिम्स को यहाँ पे टारगेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे आप कह सकते हो केवल और केवल जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हीं को यहाँ पर बेसिकली ये नागरिकता देने की बात कर रहा है, मुस्लिम्स को नागरिकता देने की बात नहीं कर रहा है, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बेसिकली इसका एक पहला कंसर्न, पहली चिंता वाली बात देखने को मिलेगी, ऐसा कई सारे लोगों का मैं कहना है। दूसरा यहाँ पर कंसर्न जो लोगों के थ्रू दिखाया गया है वो है इश्यूज़ इन नॉर्थ ईस्ट। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, जहाँ पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको असम भी देखने को मिलेगा। तो असम के अंदर ऑलरेडी एक अकॉर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं 1985 का यहाँ पर इनका खुद का अकॉर्ड है। क्या है? असम अकॉर्ड 1985। पता है इसमें असम क्या बोलता है? असम ये बोलता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं असम के अंदर में, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं असम के अंदर में, कहाँ से? बांग्लादेश से, लगभग 25 मार्च 1971 के बाद में। तो उन लोगों को वापस से क्या करा जाएगा? उनके देश में भेजा जाएगा। तो असम एक तरीके से क्या कर रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स एंटर कर चुके हैं देश के अंदर में उनको वापस से भेजने की बात करता है उनका अकॉर्ड, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उनको नागरिकता देने की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं दोनों के दोनों, यानी असम का ये वाला अकॉर्ड और हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर दूसरी चिंताएं व्यक्त करी गई लोगों के थ्रू। तीसरा जो इशू यहाँ पर लोगों ने दिखाया कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिक्स का आर्गूमेंट ये निकल कर आया कि जो आर्टिकल 14 है ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। हमारे संविधान के अंदर 12 से 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं देखने को मिल रही है, कुछ रीजन्स को कवर किया गया है, कुछ को नहीं कवर किया गया। ये बात भी यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं उनके थ्रू मेंशन की गई, ठीक है। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डिस्क्रिमिनेशनरी है, यानी कि अगर हम इसका नेचर देखें ना तो ये एक्ट कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है। अब आप कहोगे भेदभाव कैसे कर रहा है? देखो, इंडिया के अंदर में ऑलरेडी कई सारे रेफ्यूजीज़ हैं, कई सारे शरणार्थी आपको देखने को मिलेंगे जो कि श्रीलंका के तामिल्स हैं, है ना, श्रीलंका से तामिल्स आए हुए हैं इंडिया के अंदर में, म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या हैं, बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इन सब को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कवर किया ही नहीं गया है।
तो ये बोला गया कि इनको क्यों नहीं कवर किया गया। आप जब सबको कवर करो तो इनको भी कवर करना चाहिए था। अब इनको कवर नहीं करो तो मतलब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा पर्टिकुलर एक्ट है डिस्क्रिमिनेशनरी है, ये कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है इन लोगों में और बाकी सारे लोगों में। तो ये यहाँ पर एक और कंसर्न लॉ के थ्रू दिखाया गया। फिर एक और कंसर्न लास्ट चिंता जो लॉ के थ्रू व्यक्त करी गई है वो यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से क्या होगा कि जो हमारे रिलेशंस हैं अलग अलग देशों के साथ में वो बायलैटरल टाइज कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे हम मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी सारी कम्युनिटीज़ को अलाउ कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पर इन कंट्रीज़ के साथ में जो बायलैटरल टाइज हैं वो हैम्पर हो सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर आप कह सकते हो लोगों के थ्रू एज अ कंसर्न व्यक्त की गई हैं। हालांकि जितने भी यहाँ पर ये चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी हैं इसके रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया। क्लैरिफिकेशन यहाँ पर क्या दिया, इन्होंने ये बोला कि ये इंडियन सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ना ये भारत के जो नागरिक हैं उनके ऊपर तो लागू हो ही नहीं रहा है ना। जो सिटीजनशिप लेने आया है उनको दे रहे हैं, लेकिन भारत के सिटीजनशिप, भारत के जो ऑलरेडी नागरिक हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं हो रहा है या उनकी नागरिकता हम नहीं छीन रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोली है। उसके साथ साथ इन्होंने एक बात और ये बोली है कि देखो कि अगर कोई लीगल माइग्रेंट है किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी यहाँ पर रिलीजन, कोई भी यहाँ पर मजहब का देखने को मिलेगा, कोई भी रिलीजन का यहाँ पे व्यक्ति हो, वो लीगल माइग्रेंट है, किसी भी देश से आया है, तो अगर वो एलिजिबल है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है, तो अगेन उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी तरफ से मेंशन की हुई है। मतलब नागरिकता लेने का जो लीगल प्रोसेस है उसको हम बदल नहीं रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली एक अलग से ही एक्ट आया है, इससे कोई सिटीजनशिप के मामले में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यानी प्रेजेंट टाइम में जो लीगल प्रोसेस है कैसे आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, भारत की नागरिकता यहाँ पर कोई भी ले सकता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के माध्यम से। हमारे पास में जो ऑलरेडी एक्ट है ना 1955 का, उस एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति ले सकता है ना, ये सभी को पता है। तो उसको हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वो बात भी यहाँ पर ये बोलते हैं, यानी कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप आकर कोई भी रिलीजन को भी कोई भी व्यक्ति अगर एलिजिबल है तो वो आकर यहाँ पर इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। किसी की सिटीजनशिप को कोई नहीं छीना जाएगा। भारत के सिटीजनशिप, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर ये लागू नहीं हो रहा है। बस बाहर के ये कुछ लोग हैं जिनको हम यहाँ पे अलग से नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, अलग से यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। ये बात होम मिनिस्ट्री की साइड से यहाँ पर बोली गई थी जब ये सारे इश्यूज़ यहाँ पे लोगों ने गिनाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। CAA के बारे में आपको समझ में आ गया। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है असम के डीपौर बिल के बारे में। असम के अंदर एक डीपौर बिल है, असम की इकलौती रामसर साइट है वो, ठीक है ना। असम के अंदर में इकलौती रामसर साइट है डीपौर बिल। यहाँ पे पिछले कुछ समय पर हम देख पा रहे हैं लगातार जो डेवलपमेंट्स हैं, विकास चल रहा है, प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिससे काफ़ी सारा जो वेस्ट वगैरह है, कूड़ा करकट वहाँ पर जनरेट हो रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पर ये देखने को मिला पिछले कुछ समय पर जो बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं वो बढ़ती चली गई हैं। वहाँ पर बर्ड्स का सर्वे किया गया है। जब चिड़ियों का सर्वे किया गया तो अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है वो 4 जनवरी को हुआ है। उस सर्वे के अंदर पता चला कि जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं वो ग्रो कर चुकी हैं। लगभग यहाँ पर 96 प्रजाति से अलग अलग बर्ड्स निकल कर आई हैं। लगभग आप कह सकते हो 26,747 के आसपास, या कह लो 26,750 के आसपास जो बर्ड्स हैं ना वो यहाँ पर पता लगाई गई हैं इस बर्ड सर्वे के थ्रू। जबकि ये पहले बहुत कम हुआ करती थी। ये मैंने लेटेस्ट डेटा बताया है। 2022 में ये बर्ड्स कितनी हुआ करती थी, तो 2022 में जो सेंसस हुआ था ना, 2022 में जो ये सर्वे हुआ था उस सर्वे के दौरान पता ये चला था कि लगभग 10,290 के आसपास वहाँ पे बर्ड्स हुआ करती थी। तो 10,290 से लेकर आप कह सकते हो जो बढ़ावा है ये लगातार देखने को मिला और बढ़कर ये 26,750 के आसपास बर्ड्स पहुँच चुकी हैं डीपर बिल के अंदर में। तो बर्ड्स की जो संख्याएँ हैं वो इंक्रीज़ होती हुई नजर आई हैं, बर्ड्स का काउंट इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है इस बार के सर्वे में। ये बात बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई जा रही है। जो पिछला सर्वे हुआ था वो पिछले साल फरवरी में हुआ था, तो लगभग यहाँ पर 1 साल लगभग हो चुका है। 1 साल बाद सर्वे कर रहे हैं तो यहाँ पर बर्ड्स की संख्याएं इंक्रीज़ हुई हैं, वो यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पर जो भी बर्ड की काउंटिंग की गई है ये सब करने के लिए पूरा एक टीम लगी हुई थी, लगभग 37 मेंबर थे उसके अंदर में, उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से काउंटिंग की है। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पर बर्ड्स की संख्याएँ बड़ी हैं, कहाँ पर बड़ी हैं, कितनी बड़ी है, कुछ भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है, आपको पता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे एक चीज़ न्यूज़ में, असम का डीपौर बिल न्यूज़ में किस वजह से न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स की काउंटिंग इंक्रीज़ हुई है। ये यहाँ पर आपको समझ में आता है। तो इस वजह से पढ़ने वाली क्या चीज़ है, पढ़ने वाली यहाँ पर निकल कर आती है डीपौर बिल। यही तो पढ़ सकते हो आप। रीज़न क्या है वो आपने समझ लिया। अब डीपौर बिल के बारे में पढ़ लेना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा।
तो दीपर बिल क्या होती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। दीपर बिल बेसिकली असम के अंदर में एक सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि साफ पानी वाली एक सबसे बड़ी झील आप कह सकते हो। जो रामसर साइट होती है ना, असम के अंदर इकलौती रामसर साइट है वो दीपर बिल ही है, और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। अब किसी भी एरिया को एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर करने वाली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक बॉडी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दीपर बिल क्या है, एक रामसर साइट भी है और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी अलग अलग चिड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये कहाँ पर स्थित है, जो गुवाहाटी सिटी है असम के अंदर में, उसके साउथ वेस्ट रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको कहोगे साउथ वेस्ट कौन सा हो गया, तो जब आप लोग मैप बनाते हो तो ऊपर नॉर्थ देखते हो, नीचे यहाँ पर साउथ हो गया, इधर यहाँ पर वेस्ट हो गया, इधर यहाँ पर ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इस मैप को आप थोड़ा फर्दर डिवाइड कर दोगे तो बेसिकली साउथ वेस्ट वाला ये वाला पोर्शन हो गया। तो मान लो ये असम का मैप है, ठीक है, यहाँ पे गुवाहाटी सिटी है, इसके यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रीजन में आप कह सकते हो कि ये दीपर बिल स्थित है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। ये जो लेक है ना, ये गर्मियों में और फैल जाती है, गर्मियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, गर्मियों में लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर तक ये एक्सपैंड हो जाती है। सर्दियों में ये सुकड़ जाती है लेक और कम हो जाती है, पानी सूख जाता है, लगभग ये 10 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगेन ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में नहीं रखनी है, ये चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ध्यान रखना दीपर बिल कहाँ पर है। अब दीपर बिल का इंपॉर्टेंस क्या है इसको जान लेते हैं, ये थोड़ी सी चीज़ आपके लिए काम में आएगी। इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि ये जो झील है ना, ये बहुत सारे अलग अलग चिड़ियों के लिए उनका घर बना हुआ है ना। उसके साथ साथ आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जानवरों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये माना जाता है। उसके बाद में कई सारे लोग वहाँ पे उस झील के आसपास जो लोकल फैमिलीज़ रह रही है ना, उनकी ज़िंदगी जो है उस झील के माध्यम से चल पाती है, यानी उस झील से यहाँ पर वो इतना कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं कि वो उससे यहाँ पर अपनी दाल रोटी कमा कर खा सकें। तो लोकल फैमिलीज़ का वहाँ पे घर चलता हुआ नज़र आता है उस झील की वजह से। कैसे, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हाल ही में लगभग 6 लड़कियां थीं जो कि फ़िशिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती थीं, है ना, मछली पकड़ने वाली जो कम्युनिटी वहाँ से बिलोंग कर रही थी असम के अंदर में। तो उन 6 लड़कियों ने यहाँ पर क्या किया, एक योगा मैट को बनाया, एक मैट को बना लिया, आप कह सकते हो एक चटाई कह सकते हैं जिस पर योगा की जाती है, उस मैट को बनाया, उसको नाम दिया गया मूरहन योगा मैट। और पता है इस प्रकार की जो मैट्स है वो बनाई जा रही हैं काफ़ी ज़्यादा, वो पता है क्यों कैसे बनाई जा रही हैं, उस झील के ऊपर ना वाटर हेसिंथ नाम का जो प्लांट है वो ग्रो करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और बहुत ज़्यादा फैलने के बाद में वो हमारे पानी के लिए काफ़ी खतरा भी पैदा कर सकता है, क्योंकि उसकी परत बहुत मोटी होती है और वो फैलता चले जाता है। तो उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर चारपाई वगैरह बनाई, सॉरी जो चटाई वगैरह है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले कुछ समय पर देखी हैं और इनका फ़ायदा ही बहुत ज़्यादा है। ये बायोडिग्रेडेबल है, इनका कोई नुकसान नहीं आपको देखने को मिलेगा, है ना, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और इससे यहाँ पर लोगों की इनकम भी जनरेट हो रही है। तो इस प्रकार से लोगों को यहाँ पर उस झील से मदद मिल रही है। तो उस झील का इंपॉर्टेंस वहाँ की लोकल फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। हालांकि पिछले कुछ समय में इस झील के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आई हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, ये थोड़ी सी जहरीली बनती जा रही है, टॉक्सिक बनती जा रही है, और ये टॉक्सिक बनने के कारण यहाँ पर है बहुत सारा पोल्यूशन, जो भी यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जहरीली हो रही है। और उस जहरीले पने की वजह से जो उस झील के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं ना, मैंने आपको बताया पानी के अंदर जो कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसको हम लोग एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। और एक्वाटिक प्लांट्स अगर खत्म होंगे तो इससे यहाँ पर जो जानवर उन प्लांट्स को खा रहे थे उनको खाने को नहीं मिल रहा है। जैसा यहाँ पर ये इस दीपर बिल के अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स मिलते हैं उसको एलिफेंट्स खाया करते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रदूषण बढ़ने की वजह से वो एक्वाटिक प्लांट्स खत्म हो गए तो एलिफेंट्स को कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है पिछले कुछ समय पर दीपर बिल को लेकर इंक्रीज हुई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, दीपर बिल क्या है, कहाँ पर स्थित है, क्लियर हो गया। प्लेसेस को लेकर कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कर पाओगे सॉल्व। चलो आगे आते हैं। वैसे आपको पता होगा आज संडे है और संडे में जो हमारा एडिटोरियल होते हैं वो नहीं आते हैं, ना एडिटोरियल आता है ना टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है। तो केवल और केवल साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, फटाफट इनके ऊपर नज़र मारते हैं, फिर उसके बाद अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन भी थोड़ा छोटा सा रहा है, आर्टिकल्स कम थे लेकिन कुछ काम के थे जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक पर, जो कि बात करता है फ्लोटिंग सोलर पैनल के बारे में। आपको पता होगा कि हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। हमारा टारगेट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी कैपेसिटी है सोलर एनर्जी के मामले में वो इंक्रीज़ करें। सूर्य की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके ढेर सारी जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो हम लोग कर सकें, ये हमारा टारगेट है ना। तो यहीं पर बात आती है फ्लोटिंग सोलर पैनल की, क्योंकि जब ये होता है ना पानी के ऊपर कोई झील हो गई, कोई नदी हो गई, उसके ऊपर इस प्रकार से जो पैनल्स है वो बिछा दिए जाते हैं। अब धूप पड़ेगी, उस धूप से यहाँ पर ये जो पैनल है वो उस बिजली को बनाएंगे और वो बिजली यहाँ पर शहरों तक पहुँच पाएगी। ठीक है, बस खाली यह है फ्लोटिंग, मतलब तैरता हुआ सोलर पैनल्स यहाँ पर बनाया जा रहा है।
लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया कि फ्लोटिंग सोलर पैनल के फायदे क्या क्या हैं। एक वो सोलर पैनल है जो कि यहाँ पर ज़मीन के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ज़मीन के ऊपर भरपूर मात्रा में पार्क्स बनाए जा रहे हैं, है ना। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में या फिर आप उससे जब कंपेयर करोगे तो ये तैरते हुए सोलर पैनल्स के क्या फ़ायदे हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे। अगर इंटरव्यू में भी पूछे जाएँ तो उसके पर्सपेक्टिव से आप ध्यान में रख सकते हो कि फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, वो इस आर्टिकल में बताए गए। बस मैंने क्या कर दिया है, उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया और बढ़ाकर मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के फ़ायदे के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि भैया अभी क्या होता है कि अगर आपको सोलर पैनल लगाने हैं, उस सोलर पैनल को लगाकर अगर बिजली जनरेट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक बहुत बड़े ज़मीन का टुकड़ा चाहिए होता है, ज़मीन का हिस्सा चाहिए, उस पर आप सोलर पैनल्स लगाओगे तब जाके बिजली का उत्पादन किया जाएगा। लेकिन फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के अंदर आपको ज़मीन नहीं चाहिए होती है ना। पहला इसका यही फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको समुद्र के ऊपर यहाँ पर वो जो पैनल्स है वो बिछा देने हैं, या पानी की नदी के ऊपर या झील के ऊपर जो पैनल्स है वो आपको बिछा देना है। तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर लैंड की जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़ीरो होती है या बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो ये इसका एक पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा रिड्यूस इवेपोरेशन रेट। अब इससे यहाँ पर जिस नदी के ऊपर या झील के ऊपर हम लोगों ने इन सोलर पैनल्स को बिछाया है उस झील या नदी को भी फ़ायदा मिलेगा। कैसे? उस झील का जो इवेपोरेशन रेट है, क्या हो रहा है, जब गर्मी पड़ रही है ना तो उससे पानी सूख रहा है, पानी सूख के भाप बनकर ऊपर ख़त्म हो रहा है ना। तो वो इवेपोरेशन रेट काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि उनके ऊपर सोलर पैनल्स बिछे हुए हैं और सूर्य की एनर्जी वो सोलर पैनल्स यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को बना रहे हैं। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया गया है अप्रॉक्सीमेटली कितना हो सकता है कि हर साल हम लोग 32.5 लाख क्यूबिक मीटर के आसपास वाटर इवेपोरेशन को रोक सकते हैं। इतना पानी जो इवेपोरेट हो जाता था, भाप बन के उड़ जाया करता था, उतने पानी को हम भाप बन के उड़ने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बात भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई जाती है। तीसरा यहाँ पर देखो, ऑब्वियसली जब हम सोलर पैनल्स लगाएंगे तो इससे पोल्यूशन तो कम होगा ही, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग पोल्यूशन को कम से कम कर सकें। यहाँ पे सोलर पैनल्स को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अभी हम लोग बिजली जो बना रहे हैं कोयले को जलाकर बना रहे हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हमें कोयला वगैरह ना जलाना पड़े, हम सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल करके इन सोलर पैनल्स का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएंगे। ये तो इसके हो गए कुछ फ़ायदे के बारे में। अब बात करें कुछ चैलेंजेस के बारे में, इसमें कुछ परेशानियां भी हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज आता है यहाँ पर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। जब आप ज़मीन के ऊपर सोलर पैनल लगाते हो या अपने घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगाते हो तो वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, लेकिन समुद्र के ऊपर या झील के ऊपर या नदी के ऊपर सोलर पैनल लगाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी अभी नई नई है और इस वजह से इसमें थोड़ा पैसा भी लगता है और टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस लेवल की यहाँ पर हो जाती है। तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए अगर आपको फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाने हैं, तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो पहली कंसर्न तो यही है, ठीक है ना, कि भैया ये एक्सपेंसिव हो जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली यहाँ पर ये पड़ जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस है और आने वाले समय पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नॉर्मल होती चली जाएगी इसके दाम घटते चले जाएंगे, लेकिन अभी के समय पर तो चैलेंज यही देखने को मिलेगा। दूसरा चैलेंज यहाँ पर यह है कि लिमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि ये जो बड़े बड़े आपने ये जो फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाते हैं ना, ये बहुत बड़े एरिया में लगाए जाते हैं, बहुत बड़े झील के एरिया में या फिर बहुत बड़े नदी के हिस्से पर ये लगाए जाएंगे। इससे क्या होता है कि ये जहाँ इससे जो बिजली बनेगी ना वो एक बहुत बड़े एरिया को ये प्रोवाइड कर पाएगी, है ना। ये जो बिजली बनेगी इससे बिजली कंपनीज़ में जा पाएंगी, बड़े से एरिया को यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर आप इससे अच्छा घर के ऊपर छत के ऊपर अगर आप लोग एक सोलर पैनल लगा ले तो ना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। घर के ऊपर छत पे आप सोलर पैनल लगाओगे, उससे जो बिजली बनेगी आप उसका यूज़ कर सकोगे। प्रैक्टिकल इसलिए भी है क्योंकि आप उसका यूज़ करके जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी ना उसको सरकार को बेचकर उससे भी पैसा कमा सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एरिया देखने को मिल जाता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम नज़र आती है इसके अंदर, चैलेंज क्या नज़र आता है कि आपको क्या करना पड़ता है जब भी आप फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे होंगे ना, तो जिस भी एरिया पे लगा रहे होंगे, जिस भी नदी के हिस्से पर लगा रहे हो, जिस भी झील के हिस्से पर लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको उस वाटर बेड टोपोग्राफी को समझना पड़ता है ना। उस समुद्र उस एरिया की गहराई के बारे में, उसका जो सरफेस उसके बारे में समझना पड़ता है कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट लगा दिया तो इससे कहीं उस एरिया को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, उसके नीचे जानवर रहने वाले जो जानवर हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, उस जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी एनालिसिस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलो
एक और छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, कोविड का एक नया वेरिएंट है जिसकी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, है ना। अब ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, आपको पता है। तो आपने कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स को देख लिया है, तो ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन के अंदर से निकल कर आया है, इसकी वजह से हम इसको रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट बोल रहे हैं, जिसका नाम है XBB.1.5। ठीक है, ये जो है ये ओमिक्रॉन का ही एक बेसिकली आप कह सकते हो उसी का ही यहाँ पर एक वेरिएंट कहलाता है, इस वजह से हम इसको रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हैं। नाम क्या है, XBB.1.5। ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होता जा रहा है। ये जो वेरिएंट है पहली बार यूएस के अंदर पाया गया था अक्टूबर 2022 में, पिछले साल अक्टूबर के महीने में। बोला यह जा रहा है कि अभी तक कोरोना के मतलब जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, तब से अभी तक जितने भी वेरिएंट्स यहाँ पे न्यूज़ में देखने को मिले हैं, उसमें से सबसे तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट यही है, XBB.1.1.5 करके यहाँ पर ये वेरिएंट सबसे तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। ठीक है, इसका ट्रांसमिसिबल रेट सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये और ज़्यादा खतरनाक बन चुका है, वो बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ और वेरिएंट्स भी न्यूज़ में है, ध्यान रखना, XBB.1। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना, XBB.1, फिर एक है XBB, और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ में आ चुका है वो कौन सा है, उसका नाम यहाँ पर है XBB.1.5। अच्छा, आप कहोगे ये क्यों लिखे, अगर आपसे एग्जामिनेशन में, जैसे मैंने आपसे आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है ना, दिदवाना और ये सारी चीज़ें जो मैंने पूछा है, ये सब क्या हैं, ग्लेशियर हैं या क्या हैं, मैंग्रोव्स हैं, ये चीज़ आपको बतानी है, तो ऐसे यहाँ पे सवाल बन सकता है। आपसे दे दिया जाएगा लगातार सेंटेंस में XBB.1.5, है ना, BB.1 BB ऐसे करके यहाँ पर दी जाएगा, पूछा जाएगा ये क्या है, ये क्या है, ये इसके वेरिएंट्स हैं, या ये क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान रखना, ये बेसिकली यहाँ पर ओमिक्रॉन के वेरिएंट है, कोरोना वायरस के ये अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, और इसमें से जो खतरनाक है वो XBB.1.5 देखने को मिलता है, क्योंकि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल आता है, इसके बाद एक आध आर्टिकल और हैं, उनको डिस्कस करके हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है एल्जीमर डिजीज़ के बारे में, एल्जीमर जो बीमारी है इसके बारे में। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, एल्जीमर बीमारी का पता कब चलता है, जब इंसान के अंदर लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एल्जीमर बीमारी क्या है, जब इंसान मतलब एक तरीके से चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देता है, मेमोरी लॉस वाली जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एल्जीमर बोलते हैं। तो कब पता चलती है इस बीमारी के बारे में, जब इंसान के अंदर लक्षण नजर आएंगे। तो ये बोला जा रहा है कि लक्षण से पहले अगर हमें इसके बारे में पता चल जाए ना, क्योंकि लक्षण से पहले कई समय तक ये बीमारी धीरे धीरे इंसान के अंदर फिट होती है, फिर उसके बाद में एकदम से लक्षण दिखाना शुरू करती है। लक्षण दिखने से पहले अगर हम इस बीमारी के बारे में पता लगा लें और इसको ट्रीट कर दें तो उसको ठीक किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पर इसको पहले पता नहीं लगा पाते, लेकिन अब यहाँ पर एक नई चीज़ लेकर आ चुके हैं कि भैया एक ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, और उस ब्लड टेस्ट के दौरान हम लोग एल्जीमर के लक्षण से पहले ही इस बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं। लक्षण दिखने से पहले जब बीमारी पता लग जाएगी ना, तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता है बीमारी जब शुरुआती तौर में लगती है ना, तो उसको आसान करना थोड़ा ठीक हो जाता है, मतलब थोड़ा आसान, उसको ठीक करना थोड़ा आसान हो जाता है। उल्टा बोल रहा हूँ, 24 घंटे हो गए सोए हुए, इस चक्कर में उल्टा निकल रहा है। कल 11 बजे यार उठा था मैं सो के, और अभी यहाँ पर अभी 12:30 बज चुके हैं। मतलब कल वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में ना 11 बजे सो गया था, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं सो गया था, फिर उसके बाद में 11 बजे उठा था मैं, फिर उसके बाद में अभी 11 से 12:30 बज चुके हैं, 24 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं सोए हुए। तो ऊपर नीचे हो जा रहा है सेंटेंस, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। अपन अभी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे ताकि दिमाग को आराम मिले। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एल्जीमर का जो यहाँ पर सिम्टम्स है, लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं ना, तभी बीमारी के बारे में पता चलता है। लेकिन होता यह है कि अगर इसका ब्लड टेस्ट कर लें हम, और ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमें पहले पता चल जाए ना, तो इस बीमारी को हम पहले ठीक कर सकते हैं। वो बात हमें बताई गई, लेकिन इसको पहले पता लगाना बहुत मुश्किल है। अब इसका एक सोल्यूशन लेकर आया जा रहा है। सोल्यूशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि ना, कि जो एल्जीमर है ये कई सालों से धीरे धीरे करके बॉडी में बन रहा होता है ना। धीरे धीरे दिमाग के अंदर जो आपके यहाँ पर कनेक्शंस है वो यहाँ पर बेकार हो रहे होते हैं, ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ सीड्स होते हैं जिसको हम लोग एमिलॉइड बीटा बोलते हैं। एमिलॉइड बीटा एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है, इकट्ठा यहाँ पे जम जाता है ब्रेन के अंदर में, और इकट्ठा होने के बाद में यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑलिगोमर्स। तो यहाँ पर जब इसको ऑलिगोमर बोला जाता है ना, जब इकट्ठा हो जाता है तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को कम कर देता है। तो ब्रेन की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, प्लस चीज़ों को याद रखना भी इंसान कम कर देता है इस एल्जीमर के बीमारी के दौरान। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो अभी तक यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये टॉक्सिक ऑलिगोमर है
यानी कि जो एमिलोइड बीटा प्रोटीन इकट्ठा हो रहा है, जो ये ओलिगोमर है ना, ये कैसे बन रहा है बॉडी के अंदर में, मतलब ये बन रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में साइंटिस्ट लगातार परेशान थे। तो हुआ क्या कि रिसेंटली यहाँ पर एक टीम है रिसर्चर्स की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक लेबोरेटरी टेस्ट किया। उस टेस्ट के अंदर ये पता लगाया कि जो एमिलॉइड बीटा ओलिगोमर है ना, ब्लड के अंदर में, ब्लड सैंपल्स के अंदर में, अगर कोई किसी के खून के अंदर ये बॉडी के अंदर यहाँ पर ये बन रहा है ना, तो इसका हम पता लगा सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है ना, ये क्या करेगा, ये ओलिगोमर को डिटेक्ट कर पाएगा कि हाँ ब्लड के अंदर ये बेसिकली ओलिगोमर है। और इस प्रकार का हमने टेस्ट किया भी है, 11 लोग के अंदर इसके बारे में पता लगाया गया। ठीक है, और इसमें यहाँ पे पता चला कि बिल्कुल हमने यहाँ पर इस ओलिगोमर, ये जो जहरीला ओलिगोमर है, इसको हमने पता लगा लिया कि बॉडी के अंदर हाँ बिल्कुल ये जहरीला ओलिगोमर है। ठीक है ना। तो सिम्टम से लक्षण दिखने से पहले यहाँ पर पता लगाया जा सकता है, लेकिन ब्लड टेस्ट के माध्यम से। और उस ब्लड टेस्ट में क्या डिटेक्ट किया जाएगा, क्या पता लगाया जाएगा, ओलिगोमर्स के बारे में पता लगाया जाएगा, जो कि ब्रेन में इकट्ठा होकर जम जा रहा है, क्लम्प हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेन की कैपेसिटी कम हो रही है। तो इसके बारे में जब पता चलेगा ना ब्लड टेस्ट के माध्यम से कि हाँ ये जहरीला ओलिगोमर आपकी बॉडी के अंदर में, आपके खून के अंदर में है, तो इससे क्या होगा, हम पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। लक्षण दिखने से पहले यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी स्टार्ट कर दी जाएंगी। हालांकि लोगों को महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब एक प्रॉपर लक्षण नजर आते हैं तभी यहाँ पर अल्जीमर का पता चलता है। लेकिन अब लक्षण से पहले पता करने का तरीका बेसिकली एक ब्लड टेस्ट कहलाया जाएगा। ठीक है ना। तो इसी वजह से एक क्वेश्चन यहाँ पर आर्टिकल में पुटअप किया गया था, क्या जो ब्लड टेस्ट है वो अल्जीमर को पता लगा सकता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पता लगा सकता है, ऐसा यहाँ पर जो रिसर्चर्स है उनका कहना है। तो अल्जीमर बीमारी क्या, ये भी आपको समझ में आ गया, कैसे होती है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, इसको लेकर क्या आर्टिकल है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। बाकी आज के फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। इंडिया चाइना के बॉर्डर इशू को लेकर आप उसको स्किप कर सकते हो, ये आर्टिकल, ये पेज हमारा काम का होता नहीं है। बिजनेस पेज पर आते हैं। तो बिजनेस पेज पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लौता सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो हमारे पीयूष गोयल साहब है ना, इनका यहाँ पर क्या कहना है, इन्होंने ये बोला है कि इंडिया अभी ये देख रहा है कि कौन कौन से जो देश है ना, जिनके साथ में हम लोग अलग अलग जो एग्रीमेंट्स है वो कर सकें, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स कर सकें, हम उनके साथ में ही ये एग्रीमेंट्स करेंगे जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, उनको भी फ़ायदा होगा डेफिनेटली, तभी वो लोग भी इस एग्रीमेंट को कर पाएंगे। और इसमें हम जब एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में चर्चा की जाती है। तो आपको पता होगा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, हमने यूए के साथ में साइन कर लिया था पिछले साल, ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन कर लिया था, लेकिन यूके के साथ में साइन नहीं हो पाया था। तो यूके के साथ में हो सकता है कि अब यहाँ पर आने वाले समय पर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। हमारे मिनिस्टर गोयल साहब का कहना यह है कि इंडिया ना हर एक प्रोडक्ट नहीं बना सकता, ये हर एक देश के अंदर यार वो हर कोई सामान नहीं बना सकता। तो इंडिया हर एक प्रोडक्ट नहीं बना सकता, इस चक्कर में हमें उन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो सामान हम नहीं बना पा रहे लेकिन हमें वो चाहिए, हमारी डिमांड है, तो हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एट द सेम टाइम आप ये कह सकते हो कि इंडिया के अंदर में सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि आपको लेबर इंटेंसिव एरियाज ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, टेक्सटाइल, लेदर, ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिल जाती है, जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अलग अलग कंपनीज़ के साथ में जब हम एग्रीमेंट को करेंगे तो उसके माध्यम से। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि हम कुछ ऐसी कंट्रीज़ के साथ में बातचीत करें, उनके साथ में एग्रीमेंट यहाँ पर साइन करें, ठीक है ना, जिनके साथ में हम थोड़ा सा ग्रो कर सकें, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ट्रेड है वो हम लोग उसको फेयर लेवल पर लेकर आ सकते हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जैसा इंडिया के अंदर में है। उनके साथ में हम थोड़ा व्यापार करना चाहते हैं। नहीं तो फिर जो RCEP है, दैट इज़ रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ग्रुप, आपको पता होगा इंडिया ने यहाँ पर इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ग्रुप के अंदर ये बोला गया था जो भी इसका हिस्सा रहेगा वहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को बेसिकली सामान भेज पाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके बीच में रहेगा, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो, और दबा के सामान भेज पाएंगे सस्ते दाम में। और इन लोगों को फिर इसमें इंडिया को दिक्कत ये हो जाती है कि जो चाइना है ना, फिर अपना सारा सामान सस्ते दाम में इंडिया के अंदर भेज देता और हमारा डोमेस्टिक मार्केट बुरी तरह से फिर सफ़र करने लगता है ना। चाइना अपना सस्ता माल जो है इंडिया के अंदर भेजना शुरू कर देता है जब हम इसका पार्ट इस RCEP का हिस्सा बनते तो इससे हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, हमारा देश का मार्केट है, वो हिलने लगता। इस चक्कर में हमने डिसाइड किया कि हम इसको यहाँ पर ज्वाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनफेयर है, यहाँ पर अनबैलेंस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे एग्रीमेंट चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं एक बैलेंस्ड एग्रीमेंट किसी कंट्रीज़ के साथ में किए जाएं, जो कंट्रीज़ यहाँ पर लाइक माइंडेड कंट्रीज़ होंगी, उनके साथ में हम यहाँ पर एक काम करेंगे, उनको भी मदद मिलेगी और हमें भी मदद मिलेगी। हमारा जो सेक्टर है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। हमें कुछ सामान को इम्पोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हम उसको प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो चीज़ भी हम उस देश के साथ में कर पाएंगे। तो बेसिकली ये चीज़ इनके थ्रू बोली गई है।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग से पढ़ने लायक नहीं है, बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना। आने वाले समय पर हो सकता है इसके ऊपर कोई एडिटोरियल पब्लिश हो जाए, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो करना क्या है, बस खाली इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ के इसको स्किप कर देना। तो आज का हमारा जो सेशन है वो बस खाली इतना सही है। साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स हो गए, डीप और बील कवर कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर ये आर्टिकल्स हो गए, फूड पॉइजनिंग कवर कर लिया, और अच्छा एक आर्टिकल और रह गया बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू के बारे में आपको पता है, मैंने कई बार पढ़ा रखा है। तो केरला के अंदर पिछले कुछ समय पर बहुत तेज़ी से बर्ड फ्लू के आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं, बर्ड फ्लू के केसेस देखने को मिले हैं। तो बर्ड फ्लू क्या है, आओ थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, बर्ड फ्लू बेसिकली जहाँ पर बर्ड्स के अंदर एक बीमारी फैलती है जिसको हम लोग बर्ड फ्लू बोलते हैं। ये बीमारी कैसे फैलती है, तो एक वायरस है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, इसकी वजह से बीमारी फैलती है। खासकर जो यहाँ पर चिकन है, टर्कीज़ है, जो ये मुर्गे हैं ना, इनको यहाँ पर ज़्यादातर ये वायरस अफेक्ट करता है और इनके अंदर ये बीमारी फैलती भी चली जाती है। तो इस चक्कर में कई सारी जो बर्ड्स हैं ना, इनको मार भी दिया जाता है, कई सारे मुर्गों को मार भी दिया जाता है जब इनके अंदर ये बीमारी फैलती है, क्योंकि इसको रोकने का तरीका यही है कि इनको मार के ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, नहीं तो फिर ये आपस में ही दूसरे चिड़ियों के अंदर, दूसरे मुर्गों में फैलाते रहते हैं। तो बर्ड फ्लू इंसानों में भी पाया गया है, इंसानों में फैल जाता है वैसे। तो 1997 में पहला केस निकल कर आया था इंसान के अंदर जब बर्ड फ्लू पाया गया था। ये हांगकांग के मार्केट की बात है। लेकिन इंसान के अंदर जो बर्ड फ्लू पाया गया था ना, वो वायरस का H5N1 वाला स्ट्रेन था। ठीक है, ये बात यहाँ भी बताई गई है। तो बर्ड फ्लू इंसानों में होता तो है, लेकिन ध्यान रखना कि चलो जानवर से इंसान में फैल गया, लेकिन इंसान से इंसान में नहीं फैलता। जैसे कोविड ये था कि इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, वैसा यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू के अंदर ये खास बात थी। तो इस चक्कर में हम इसको थोड़ा कंट्रोल भी कर पाते हैं। अब इंसानों के अंदर में कैसे फैलता है, मान लो एक बर्ड है जो कि यहाँ पर बर्ड फ्लू से सफ़र कर रही है, वो मर गई है, उसके कांटेक्ट में अगर इंसान आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको भी बर्ड फ्लू हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उस इंसान को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इंसान किसी दूसरे इंसान में इसको नहीं फैला सकता। तो इंसानों के अंदर इतनी आसानी से फैलना यहाँ पर आप कह सकते हो इतना आसान है नहीं। तो आसानी से यहाँ पर ये ह्यूमंस के अंदर नहीं फैलता, ये इसकी एक अच्छी बात है। बाकी लक्षण की बात करें तो अगर किसी इंसान को ये होता भी है ना, तो उसको यहाँ पर बुखार, उसका गला ख़राब होना या पेट में दर्द होना, डायरिया होना, इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर वो फेस करता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्रीटमेंट यहाँ पर यही है कि एंटीवायरल ड्रग्स को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। एंटीवायरल ड्रग स्पेशली यहाँ पर बर्ड फ्लू के लिए एक ड्रग यहाँ पर काफ़ी चर्चा में रहती है, वो है ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर यहाँ पर क्या कर सकती है, इंसान के सर्वाइवल रेट को इंप्रूव कर सकती है, इंसान की जो जीने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकती है, आप ऐसा कह सकते हो। तो केरला में पिछले कुछ समय पर कई सारे बर्ड फ्लू के केसेस निकल कर आए हैं। आप देख पाओगे किस प्रकार से यहाँ पर ये निकल कर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये जो डक्स है ना, जो बत्तख हैं, जो खासकर मुर्गे हैं, इनको यहाँ पर मार दिया जाता है जब इनके अंदर बर्ड फ्लू देखने को मिलता है। तो केरला का जो वेटलैंड है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे जो केरला के अंदर वेटलैंड नज़र आते हैं। यहाँ पर भी लगभग 80% डक की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू के खतरे में है। केरला के अंदर रामसर साइट्स हैं जहाँ पर ये डक पाई जाती है, उनके अंदर बर्ड फ्लू के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर कुछ जिनके अंदर बर्ड फ्लू पाया गया है, उनको मार मार के यहाँ पे बर्ड फ्लूज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसका कोई वैसे कोई सोल्यूशन नहीं है, बट यहाँ पर इनको मारना ही कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन की तरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे टॉपिक्स कवर। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले सवाल की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स का सवाल था, इंडिया के रेफरेंस में देदवाना, कूचामन, सारगोल, खातू ये किस चीज़ के नाम है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सब खारे पानी वाली जो झील होती है, सैलिन जो लेक्स होती हैं, उन सब के नाम है। ठीक है, आई होप गाइज आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। वीडियो लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।